नमस्ते साथियों, जय हिंद। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम होम स्टडी के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे फिफ्थ परिचर्चा में, जिसमें आज इनवाइट रहेंगे हर्षित सिंह जो कि लखनऊ से है। हर्षित, पुनः स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पर ऑनलाइन सेशन में। और इस बार मैं आपको खुद कहूँगा कि आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएं, क्योंकि पिछले बार मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने से बताएंगे तो जो हमारे दर्शक हैं उनको अच्छा खासा और तरीके और नज़रिए पता चलेंगे। धन्यवाद अंकित। तो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और मैं अभी लखनऊ में रहता हूँ। मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। हमेशा से फौज ज्वाइन करने का सपना है मेरा। अभी मैं उसके तैयारी में लगा हुआ हूँ। और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, हर्षित सिंह के नाम से, जिसपे मैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, तो मैं इन सब चीज़ों पे वीडियोस लाता हूँ। तो जो लोग प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, एसएसबी की, तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे वहाँ से। धन्यवाद अंकित। थैंक यू हर्षित। तो दर्शकों में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो आप हर्षित के जो चैनल है हर्षित सिंह के नाम से, आप उन्हें जाकर के ज्वाइन कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं हर्षित। लास्ट में हमने तालिबान के ऊपर और पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को लेकर के देखा था, तकरीबन 2 हफ्ते, 1 महीने पहले जो हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद 1 महीने में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है, जो कि लगभग 2 वर्षों के बाद हो पाई है। लास्ट वाली जो हुई थी वर्चुअल हो पाई थी, और इस बार प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1.5 वर्षों के बाद किसी बड़े टूर पे गए थे किसी बड़े देश में। उन सब चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और क्वाड जो कि फिर से चर्चा में है, साउथ एशिया को लेकर के, और चाइना की जो साउथ चाइना सी उसको लेकर के। और फिर एक नया टर्म आया है हमारे सामने, ए यूके यूएस, जिसे हम ए यूके कस भी कहा जा रहा है। उसमें कुछ स्टेटमेंट भी जारी किए गए थे। जस्ट रिसेंट बना हुआ है वो 15-16 सितंबर को। तो सब चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से लेकर ही। तो यूनाइटेड नेशन की जो 76th जनरल असेंबली हुई थी, जिसमें से इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाके एड्रेस किया और पाकिस्तान ने यहाँ पर वर्चुअली रूप से एड्रेस किया। तो पहले तो मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान यहाँ पे फिजिकली उस जो उनके लीडर हैं वो क्यों नहीं गए? ऐसा क्या कारण था कि उन्हें ना जाने के पीछे? ऐसा कुछ बात था कि वर्चुअली उन्हें एड्रेस करना पड़ा? इसके कई सारे कारण हैं, कुछ ऑफिशियल नहीं है। मेन तो यही है कि कोविड की वजह से सारे लीडर्स वहां पे नहीं थे। कई लीडर्स ने वर्चुअली किया था, उसमें पाकिस्तान भी है। और एक और बड़ा रीजन है कि जो बाइडेन ने अभी तक इमरान खान से बात नहीं की है। तो पाकिस्तान को जो जिसकी बेइज्जती है, उस वजह से शायद उन्होंने ये रिलेक्टेंस दिखाई हो। ये भी हो सकता है मेरी नजर। ओके। अच्छा हर्षित, यहाँ पर एक चीज और देखने में आया हमें इस मीटिंग में कि पाकिस्तान को जब मौका मिला बोलने के लिए वर्चुअली भी, तो उसने सारा का सारा गुणगान किया तालिबान को लेकर कि तालिबान नहीं रहा, उसको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। और उसने भारत के खिलाफ पता ना क्या क्या बोला उसने, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते इतना सारा नहीं बोलना चाहिए विदाउट फैक्ट के। तो इस पे क्या मतलब नजरिया रहा पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का और खासकर जियो पॉलिटिक्स में? तो इसका जवाब आपके सवाल में ही है। जैसे आपने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के हिसाब से, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है। और क्या हुआ कि तालिबान ने यूएन से कहा था कि आप हमें मंच दीजिए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं यूएनजीए में। तो उसे यूएन ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब तालिबान की बात रख रहे थे उनके अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इमरान खान वहां पे कि तालिबान की मदद कीजिए। ये टैक्टिक्स है डराने की दुनिया को, कि अगर आप अभी तुरंत मदद नहीं करेंगे तालिबान की, तो वहां पे फिर से रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा आतंकवादी संगठन हो जाएंगे, दुनिया में खतरा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा गेम है कि पहले आप तालिबान को ले आओ और फिर आप उसी से डराओ कि अभी आप उसको मदद नहीं करोगे तो वो आपके लिए खतरा बन जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है डराने का। पाकिस्तान यही करता है, वो ऐसे ही पैसे ऐंठता है। उसने अमेरिका से ऐसे ऐंठे और उसने सबसे पैसे ऐसे ही कमाए। उसके पैसे कमाने का ही तरीका है।
वो रिलीजियस मिलिटेंसी को कैसे उसको पैसे में कन्वर्ट किया जाए, ये पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं आना चाहूंगा, थोड़े मोदी जी जो हमारे गए थे, उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। हालांकि उनका जो 24 मिनट प्लस का जो जो भी उन्होंने बातें कही, उसमें से जो खासकर लास्ट के जो 8 से 10 मिनट थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें से उन्होंने अफगान के बारे में बातें कही यहाँ, और इतने बड़े मंच से हाँ। अफगानिस्तान के बारे में बात करना मतलब एक मैसेज देता है। खासकर जब अफगानिस्तान का जो अभी वर्तमान में जो तालिबान है, उसका इंडिया की तरफ एक तरीके से इतना हार्ड डिसीजन या हार्ड नजरिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, एक सॉफ्ट नेचर की तरफ दिखाई दे रहा हो। तो मोदी जी ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें कही गई, यहाँ पर कही है, जैसे कि अफगानिस्तान की जमीन का, लैंड का उपयोग आतंकवाद के लिए ना होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के आपका क्या नजरिया है इन सब चीजों को मुद्दों पर? तो मोदी जी ने वही कहा जो सही था, और हम भी यही चाहते हैं। लुक अंकित, द ओनली कंसर्न ऑफ इंडिया राइट नाउ इज टू इंश्योर दैट लैंड ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। तो अभी मोदी जी ने वही कहा कि हमें किसी भी तरीके से जो अफगानिस्तान की जमीन है वहां से आतंकवाद फैलने नहीं देना है, चाहे वो इंडिया के लिए हो या किसी और देश के लिए भी हो, वरना वो खतरा बनेगा। तो पहला कंसर्न तो वही था, और वो बात बहुत सख्ती से मोदी जी ने रखी। यूएन जिस तरीके से इसमें अपनी रोल प्ले नहीं कर रहा है, इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी फटकार भी हम्म। लगाई है यूएन को कि हम्म। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, आप ये आपका काम है। हाँ, इसके बाद जो अफगानिस्तान के लोगों से हमारी सिंपैथी है, वहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, जैसे मैंने आपको पता है कि इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है हम्म। अफगानिस्तान में, वहाँ के आम लोगों के लिए हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। वहाँ की जो काफी बहुत ज्यादा चीजों में उन्हें हेल्प करते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, तो उन लोगों की हम्म। चिंता है भारत को। इस वजह से उन्होंने कहा कि विश्व को आगे आके वहाँ के जो लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। भारत हर्षित, ने मेरा अपना पॉइंट रखा। यहाँ पे एक चीज और है। मोदी जी ने ऐसे लीडर के होने के नाते तो कह दिया, लेकिन क्या इससे हमारे रिश्ते तालिबान के साथ कुछ प्रभावित हो पाए होंगे? क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तालिब जाएगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? अब जो स्टेटमेंट है वो तालिबान को तो अच्छी नहीं लगेगी। हम्म। क्योंकि या तो तालिबान को देखिए, अगर आप डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे जैसे पाकिस्तान ने किया, उसने हम्म। तालिबान के लिए हक में बात की, तो उससे जाहिर सी बात है पाकिस्तान का उनका एक अच्छा फ्रेंडली नहीं चल रहा है। तो हमारा ऐसा कुछ अभी चल नहीं रहा। हाँ, हो सकता है बैक चैनल चल रहा हो। एक बैक चैनल हम्म। डिप्लोमेसी होती है जो कि मीडिया और दुनिया के सामने नहीं होती है, जैसे हम पाकिस्तान के हम्म। साथ करते हैं। जैसे मोदी जी दुनिया के टीवी के सामने या सारे लीडर्स पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं, वहीं उसके पीछे, पर्दे के पीछे एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है, जिसमें हमारे लीडर्स, उनके लीडर्स, हमारे डिप्लोमेट्स बात कर रहे होते हैं कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो मे भी एक बैक चैनल कुछ तालिबान के साथ चल रहा हो, और एक बैलेंस स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया वहां पे कि मीन्स कि आतंकवाद के खिलाफ तो बोलना ही था, वो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा। और हम्म। अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए अपना प्यार भी दिखाया। तो वो ना तालिबान के लिए बहुत बुरी स्टेटमेंट है, ना उसके लिए बहुत खुश होने वाली बात। दोनों चीजें बहुत बैलेंस था, वो काफी बैलेंस, वो ठीक था अ, स्टेटमेंट उनका। अच्छा हर्षित, अभी 2 दिन पहले फिर से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बोला गया है कि अफगानिस्तान में जो इंडिया, यूएसए और तालिबान की जो डील हुई थी, उसमें भारत को चीजों को लेकर के उसमें नहीं रखा गया। मतलब भारत को ऐसे कंसिडर उसमें ये नहीं रखा गया कि इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेकर के कि ये सारी चीजें हम तालिबान के साथ क्या बात कर रहे हैं और तालिबान पाकिस्तान यूएसए के साथ क्या बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया एस जयशंकर जी ने, क्योंकि हमारा इंडिया को ना अच्छा खासा रखने की इन्वेस्टमेंट था। वजह, हाँ, जी जी। इंडिया को ना रखने की वजह एक ही होती है। वो वजह यह है कि पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान ने हमेशा से इस चीज को इंश्योर किया है कि अफगानिस्तान को लेकर जितनी भी डायलॉग्स होंगे, जितनी मीटिंग्स होंगी, बातचीत होगी, वहां पे इंडिया नहीं होना चाहिए। हमको वो नहीं देखना चाहते किसी भी तरीके के किसी भी समझौते में। वो हमेशा हम्म। हमें अफगानिस्तान से बाहर करना चाहते थे, और फाइनली वो कामयाब हो गए। और ये बात है। तो मीन्स कि वो पाकिस्तान का कंसर्न रहा है। पाकिस्तान हमेशा कहता था अगर आपको बात करनी है तो इंडिया वहां पे नहीं होना चाहिए, इंडिया की कोई सीट नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा। देखिए, ये तो जब यूएसए और तालिबान की जब टॉक हुई, जो भी उनके बातें, इंटरनल बातें हुई, वहाँ पे तो पाकिस्तान भी नहीं था, क्योंकि वो सारा कतर में हुआ था।
तो भारत का मेन कंसर्न यहीं पे ये है कि हमारा तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है और वैसे भी वहां के लोगों का इंडिया के प्रति सॉफ्ट नेचर है, हमेशा से हेल्प किया है, वहां पे यूनिवर्सिटीज बनाई है, हॉस्पिटल बनाया, वहां का संसद बनाया है, तो एटलीस्ट इतना सारा इन्वेस्टमेंट होने के बाद कुछ तो बात करनी थी। और ये सारा का सारा जो बदलाव हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप थे जब तक तो अलग चीजें थी, और जो बाइडेन के आने के बाद पूरी की पूरी बदल गई। तो ये जैसा हमने इसलिए ये हुआ है ना बोला है, कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूंगा हर्षित। जैसे हमने ये जो स्टेटमेंट दिया है, जय जयशंकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि यूएसए और तालिबान की जो टॉक हुई उसमें भारत को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा गया, तो क्या ये भारत और और यूएसए के रिलेशन में जो एक गैप दिखाई दे रहा है, वो दोनों देशों के रिश्तों के बीच में थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रभाव तो नहीं डालेगा? नहीं, रिश्तों पे प्रभाव नहीं डालेगा। देखिए, भारत को ना रखने की दो वजह हैं। पहली वजह मैंने आपको बता दी, पाकिस्तान। दूसरी पाकिस्तान। वजह यह है कि इंडिया का जो रोल है अफगानिस्तान में वो बहुत लिमिटेड था। अमेरिका चाहता था कि हम ग्रेटर रोल प्ले करें, वहां पे फौज भेजें, कुछ और एग्रेसिव काम करें, हमने किया नहीं। तो इस वजह से इंडिया को उन्होंने वहां से बाहर रखा, क्योंकि इंडिया का कुछ मतलब नहीं बनता था। हाँ, लॉजिकली एक मतलब बनता था कि हम उसके पड़ोसी हैं, हमने वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनके लोगों के लिए बहुत काम किया है। वो चीजें मैटर नहीं करती। मैटर वो चीजें करती है, वो कहते हैं ना, हाथ में लाठी तो भैंस, वो वाली चीज है कुछ, कि आप पावर वाली काम करेंगे वहां पे तो आप गेम में रहेंगे, अदरवाइज आप नहीं रहेंगे। संसद बना रहे हैं, वो आम लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। आपने एक सलमा डैम बनाया वहां पे, आपने दिलाराम हाईवेज बनाया अफगानिस्तान में, वो आम लोगों के लिए फायदेमंद है। आम लोगों की कोई बात होती नहीं है। इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा पावरफुल रुख लेना पड़ता है, तब आपको कोई कंसीडर करता है। चाइना ने ये ऐसा तो कुछ सही भी कह नहीं रहे किया, हैं लेकिन आप। फिर भी चाइना को कंसीडर किया जाता था। हाँ, ये तो है। अच्छा हर्षित, यहाँ पर अफगानिस्तान में कुछ चीजें फिर से परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे टॉक किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसके बहुत सारे लीडर्स अब दिख नहीं रहे, मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे वो। तो क्या वो मतलब कहाँ गए? क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले जो उनका मुल्ला बरादर है, उनके ये न्यूज आ रहा था कि उनकी डेथ हो गई है, मार दिया गया। अभी भी उनके बारे में उनके कोई इंफॉर्मेशन है नहीं ऐसा कुछ, तो क्या है ये सारी चीजें? डेथ हुई है ये तो कंफर्म नहीं है, मुझे भी नहीं हाँ, लगता ये डेथ हुई तो। है। लेकिन हम्म आपस में मतभेद जरूर है। मैंने पहले भी कहा था, देखिए, तालिबान हम्म जब तक सत्ता में नहीं आया था तब तक वो एक थे, ठीक है। जैसे हम्म सत्ता में आएंगे लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, तो हम्म वही हो रहा है। अभी वो सत्ता में आ गए हैं, तो अभी उसमें कुछ चीजें, जैसे क्या है कि हक्कानी नेटवर्क का मुल्ला बरादर का थोड़ा सा झगड़ा है, ठीक है। तो अब हक्कानी नेटवर्क जो है, उसके सिराजुद्दीन हक्कानी, उसको एक बड़ी पोस्ट मिल रही है, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को इंपॉर्टेंट पोजीशन दिलाना चाहता था, तो उसने दिलाया, क्योंकि वो पाकिस्तान के करीब है। तो इस वजह से थोड़ा आपस में झगड़ा है उनके में, और वो झगड़ा ऐसे चलता रहेगा। हो सकता है किसी दिन कुछ बड़ा रूप ले ले, जैसे कह रहे हैं जान चली जाए किसी की, या एक दूसरे में कत्ल कर बैठे, वो कर भी सकते हैं, वो शायद ये किसी कोई ये कंट्रोल एक है नहीं। सिविल वॉर की तरफ भी जा सकता है, अगर यही सिचुएशन बनी रही तो अफगानिस्तान में फिर से। सिविल वॉर तो देखिए हो भी सकता है। अभी क्या हुआ था कि जो अभी आज ही ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा, काबुल के पास में एक बहुत बड़ा ईदगाह है, वहां पे जो इनके स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जो अम्मी जान है, उनका इंतकाल हो गया है। उसका अच्छा। फ्यूनरल चल रहा था वहां पे, और उस फ्यूनरल में आईएसकेपी जो है, आईसिस, उसने फिर से अटैक किया है। उसका एक सुसाइड बॉम्बर है, उसने अपने आप को उड़ा लिया है। तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स तो मीडिया में आई नहीं है, लेकिन सुसाइड अटैक ही लग रहा है, फिराइन हमला, और उसमें काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं फिर से। तो ये तो चलता रहेगा, आईएसकेपी तालिबान की लड़ाई चलेगी। हो सकता है सिविल वॉर भी तब्दील हो जाए, ये भी हो सकता है, काफी चांसेस है। ओके। अच्छा हर्षित, एक चीज और सामने आ रही है जो कि पाकिस्तान के फेवर में बिल्कुल नहीं है। जो अफगानिस्तान है, वो उसकी जो बाउंड्रीज है पाकिस्तान के साथ, जो कि डूरन लाइन वाली जो एरियाज है, वहां पे वो एक फौज बनाने की और एक अलग से एक आर्मी की बटालियन रखने की बात कर रहा है, आत्मघाती, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ये जो जो प्रांत है उसका, बदखवा प्रांत, वहां पे वो जो बटालियन रखने की बात कर रहे हैं, उसका नाम रखा है तस्कर ए मंसूरी। तो ये क्या, पाकिस्तान भले ही फेवर कर रहा है, लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही है कि वो पाकिस्तान के फेवर होने के बाद भी डूरन लाइन को ना तो मानने को तैयार है तालिबान, और इवन बहुत ज्यादा एग्रेसिव रोल भी प्ले कर रहा है एक तरीके से? हाँ, उसके दो रीजन है। वो जो उन्होंने फिदाइन बटालियन बना रहा है तालिबान, वो तो आईएसकेपी को नजर में रख के बना रहा है। खैर, वो पाकिस्तान से अच्छा। कंसर्न नहीं है। हम्म। जो पाकिस्तान का डूरन लाइन का मसला है कि वो डूरन लाइन मानते नहीं है और विवाद होता है। अभी एक वीडियो आई हाँ। थी जिसमें एक जस्ट तालिबानी या। था, उसने
जी, पोस्ट पे खड़ा जी। होके वो सीधे गालियां दे रहा था पाकिस्तानियों को कि मैं घुस जाऊंगा हम्म। हम लोग और फिर तुम्हें भी मारेंगे, हमने यूएस और रशिया को हराया है तो तुम कुछ भी नहीं। वो इसलिए हम्म। है क्योंकि बहुत ज्यादा तालिबानी संख्या है जो पाकिस्तान को भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हम्म। बहुत ज्यादा तालिबान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं जो डूरन लाइन नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो हम्म। पश्तून लोग हैं वो डूरन लाइन के इधर भी हैं और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं पश्तून काफी ज्यादा। हम्म। वो कहते हैं ये हमारा हमारा पूरा इलाका है, इसमें हम्म। ये ब्रिटेन ने डूरन लाइन बना दी। तो वो अभी भी इस बाउंड्री को बहुत ज्यादा मानते नहीं है, तो पाकिस्तान को वो हम्म। समझते भी नहीं है। अब वो एक हम्म। प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, तो वही चीज है कि उनके सोल्जर्स कंट्रोल में भी नहीं है। कल को हो सकता है बॉर्डर पे फायरिंग हो जाए, अभी तो रोक रखा है हम्म। किसी भी तरीके से। हम्म। कल हम्म। अगर छोटा सा एक घटना हुआ, ठीक है, और उस घटने के बाद किसी तालिबानी ने निकल के किसी न किसी पाकिस्तानी सोल्जर है उनके जो भी बॉर्डर पे, उनको ठोक भी सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो कल अभी ये मुद्दा हो सकता है। अभी तालिबान थोड़ा सा डाउन है क्योंकि उसे पूरी दुनिया में एक अपना पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वो जिस दिन सॉल्व हो हम्म। गया तो ये तालिबानी पाकिस्तानी को भी ठोक सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा पैनिक भी हो सकती है आगे चल के। हाँ, पैनिक इसलिए हो सकती है, मैं आपको बता दूं, तालिबान में बहुत ज्यादा लोग हैं, काफी लोग हैं हम्म। जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। ये बात भी सच है। ये तो सही कह रहे हैं आप। अच्छा हर्षित, फिर से हम तालिबान से हटके थोड़ा सा अलग चीजों पे आना चाहेंगे, खासकर यूनाइटेड नेशन वाली चीजों पे, जिसमें से मोदी जी ने एक समुद्री नेविगेशन की बात कही है। और वो खासकर जब बात किया है उन्होंने, तो डेफिनेटली वो चाइना को मद्देनजर रख के बात किया है। और इसके साथ साथ यूएन की कार्यशैली पे भी उन्होंने सवाल उठाई थी, जैसा कि आपने शुरू में ही बोला था। उस कार्यशैली में खासकर जो बात थी कि वो अफगानिस्तान मुद्दे पे नहीं बोल पाया कुछ भी। दूसरा, जब साउथ एशिया चाइना की बात आती है तब भी वहां पर यूनाइटेड नेशन का जो यूनिक्लोर कानून है उसके तहत वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी बात किया है और ग्लोबल लॉ की भी बात करी इनने। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो पॉइंट्स यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में मोदी जी ने लास्ट के समय में रखा, इन सारी चीजों को लेकर के आगे के जियो पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, एक एक बिंदुओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समुद्री नेविगेशन। समुद्री नेविगेशन भारत के लिए चिंता का विषय है और अमेरिका के लिए भी है और हम्म। सबके लिए है। क्वाड का जो होना है ना, क्वाड जिसलिए है वो उसका मेन कंसर्न भी यही है हम्म। क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी का इश्यू है, फिर स्टेट ऑफ मलक्का जहां से पूरी हम्म। ये व्यापार का ट्रेड रूट है, तो वहां पे इंडिया भी है, चाइनीज भी है, चाइनीज एग्रेशन कर रहे हैं, शिप्स भेज रहे हैं हम्म। और न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो ये जो रीजन है ना, इंडो पैसिफिक, इसमें हम्म। समुद्री व्यापार चलता रहे, किसी जो छोटे छोटे देश हैं, आसियान है, इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और एक डेट ट्रैप हम्म। कर रहा है वो चाइना। और बहुत सारी चीजें चल रही, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और ये सब जो भी है, ये सिर्फ चाइना के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए। कैसे चाइना की हेगेमनी जो एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, हम्म। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट फोर्स बन के निकल रहा है कि वो सब सब चीजों पे कंट्रोल करना चाह रहा है। तो इस वजह से क्वाड क्वाड का भी यही मेन पर्पस है। और ये जो अभी नया ऑकस आया है उसका भी यही पर्पस है, ऑकस। चाइना को कंटेन करने के लिए। तो भारत वही यूएन से गुहार लगा रहा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा काम करिए, लेकिन यूएन क्या ही काम, यूएन चाइना के सामने मजबूर है। चाइना एक उभरता हुआ सुपर पावर है और वो जो चाहे कर रहा है। अभी आज ही उसने हर्षित। ताइवान में इतने ज्यादा प्लेन्स भेज दिए। अच्छा हर्षित, मेरा ये कहना है कि आपसे पूछना है चीज को लेकर के। अभी जैसे ऑकस बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने और यूएस ने, तीनों ने मिल करके। तो क्वाड यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही रहा था पहले, जिसमें से क्वाड में देखा जाए तो इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी, इन चारों को लेकर के ही बनाया गया है। तो इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया को, ये जो यूके को एड किया कर दिया जाता तो क्वाड में ही वो बड़ा एक रोल हो जाता। तो क्या आवश्यकता पड़ी हमें एयू के यूएस बनाने के लिए, और उसमें इंडिया और जापान को शामिल नहीं किया गया, दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए यहाँ पर। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये मैं कह रहा हूं कि ये सवाल जो है ये पूरी इस चर्चा का समझ हम्म। लीजिए कि पूरा सार होगा। और इसका जवाब आप मैं 5 से 10 मिनट लूंगा देने में। बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। सवाल है। हम्म। देखिए, क्वाड जब बनाया गया, क्वाड एक 4 देशों का समूह है, ठीक है। हम्म। इसमें भारत है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का जो पर्पस है और ऑकस का जो पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिवली सेम है, ठीक है। हम्म। दोनों का सेम ही पर्पस है। बोथ दिस ग्रुप्स वांट्स टू कंटेन चाइना, चाइना की जो हेगेमनी है उसको रोकने के लिए, उसका एक्सपेंशनिज्म रोकने के लिए। नेचर में थोड़ा सा फर्क है। हम्म। क्वाड को अमेरिका चाहता था कि ये एक सिक्योरिटी ग्रुप बन जाए, एक सिक्योरिटी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बने, वो कभी क्वाड बन नहीं पाया।
क्योंकि क्या हुआ कि क्वाड जब भी यूएस कहता था इंडिया से या जापान से कि आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेटेजिकली बनाइए, इस ग्रुप में थोड़ा काम करिए, तो इंडिया और जापान ने चाइना के डर से, चाइना से हमारे रिश्ते ना खराब हो इस वजह से कभी उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रोल नहीं लिया। ठीक है, और इस वजह से फिर ये ऑकस लाना पड़ा यूएस को। क्योंकि क्या हुआ कि अभी जो अफगानिस्तान में उसको अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े, तो उसके बाद से अमेरिका के लिए भी तो उसके बाद फिर उन्होंने ये ऑकस बनाया। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ठीक है, उसको उसके लिए क्वाड हो गया, और जो पैसिफिक अटलांटिक है उसके लिए ये ऑकस आया है। तो ऑकस बहुत ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा। ठीक है, ये बहुत एग्रेसिव होंगे चाइना के खिलाफ, क्योंकि आप देखने जैसे ऑकस आया है उन्होंने न्यूक्लियर डील कर ली है। न्यूक्लियर डील में परमाणु पनडुब्बियां दी जा रही है, न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही है ऑस्ट्रेलिया को, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है। ठीक है, तो क्वाड अब इंडिया में एक मतलब विचार आया है कि हमारे साथ गलत हुआ है, या मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूके को शामिल करना चाहिए था, लेकिन उससे कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि जापान और इंडिया फ्रंट फुट पे आके खेल नहीं रहे थे, तो यूएस को प्रॉब्लम हो रही थी। यूएस एक सिक्योरिटी अलायंस चाहता था, वो इंडिया और जापान कर नहीं रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जो इंडिया और जापान के इस बीच में और सारे कंट्रीज हैं, मान लीजिए आसियान की कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश हैं, वो डर रहे थे कि अगर इंडिया ऐसा कोई समझौता करेगा तो वो फिर हमसे दूर हो जाते, तो हमारा ट्रेड उनसे बंद हो जाता, क्योंकि वो चाइना से डरते हैं। तो इंडिया और जापान ने इसीलिए कोई बहुत एग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया चाइना के खिलाफ, कि अगर हम चाइना के खिलाफ जाएंगे तो चाइना इन छोटे छोटे देशों को परेशान करेगा। फिर वो छोटे छोटे देश हमारे और चाइना के लड़ाई में नहीं आना चाहते हैं। जितने भी आसियान कंट्रीज हैं वो बस चुपचाप अपना काम करना चाहते हैं, और उन सभी का बहुत ज्यादा व्यापार है, तो चाइना को कोई नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऑकस आ गया। और लेकिन ऑकस काफी एग्रेसिव होगा, बट दोनों का जो ऑब्जेक्टिव हो वो सेम है। तो हमें, मुझे लगता है मेरे विचार में, कि इंडिया को खुश होना चाहिए, इंडिया को इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। कुछ भी ऐसी चीज जो चाइना को परेशान करे उसे इंडिया को वेलकम करना चाहिए। वी शुड वेलकम दिस मूव, हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी ऑकस के बारे में भी देखिए, इंस्टेंटली हम ये तो कह नहीं सकते कि क्या परिणाम होगा, क्या इसके रिजल्टेंट सामने आएंगे, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जब क्वाड बना तो क्वाड का भी यही उद्देश्य था कि चाइना को काउंटर किया जाए, तो इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें आती है प्रैक्टिकली रूप में इंप्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगता है, और फिर 1-2 वर्षों के बाद उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं। चलिए एक चीज और यहाँ पर, जब यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली में मतलब आंसर और क्वेश्चन सारी चीजें हो रही थी, मतलब एड्रेस किया जा रहा था, तो जो इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट आंसर दिया था स्नेहा दुबे जी ने, उसकी बहुत चर्चा हो रही थी पूरे देश भर में। और हालांकि एक अच्छी बात ये भी कि दोनों तरफ से, इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ से महिलाओं ने आंसर दिया था, और अपने आरोप प्रत्यारोपण जो भी था वो होगा। तो जो पाकिस्तान ने बोला उनका तो पूरा का पूरा ऐसा था कि हमेशा की तरह मैं पिछले 4-5 वर्षों से सुनता हुआ आ रहा हूं, स्पीच सेम वैसा ही था। और इस बार जो स्नेहा दुबे ने जो अपना काउंटर में जो जवाब दिया, उन सारी चीजों को लेकर के क्या हम सफल हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनके प्रोपोगेंडा को बताने में, कि ये प्रोपोगेंडा किस प्रकार से फैला रहे हैं, तो यहाँ पे हम कितने सफल हो पाए उनके आंसर के जवाब माध्यम से? इसका जवाब आप बहुत सरप्राइज होंगे। मैंने स्नेहा दुबे का वो जो वीडियो है ना, जो बहुत पॉपुलर हुआ है, मैंने उस वीडियो को देखा ही नहीं। आप सरप्राइज होंगे, लेकिन मैंने उस वीडियो को देखा ही नहीं, और मैं आपको बताता क्यों। मैं 4 से 5 साल से देख रहा हूं ये यूएन में रिप्लाई और यूएनजीए, ठीक है, राइट टू रिप्लाई, ये सब चीजें। अब देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड द फ्यूरिया ऑफ इंडियन मीडिया यार। ऐसा क्या उन्होंने, स्नेहा दुबे ने या स्नेहा पांडे जो भी नाम उनका, उन्होंने क्या किया? देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। यही जो जवाब था ना लास्ट ईयर अकबरुद्दीन थे, उनका भी यही रिप्लाई था। हमेशा से इंडिया की तरफ से भी सेम रिप्लाई होता है और उधर से भी सेम क्वेश्चन होता है, यही चीज जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने स्नेहा दुबे का वो पॉपुलर वीडियो देखा ही नहीं। अब मुझे नहीं समझ आया कि मीडिया में क्या चल रहा था, नारी शक्ति, और इंडिया ने क्या क्या लोग थंबनेल बना बना के उसमें बहुत करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान को डांट लगाई। अभी पाकिस्तान तुम्हारे मौसी का लड़का है कि तुम वहां पे बैठ के डांट लगाओगे? हाँ, अपने राइट टू रिप्लाई का एक्सरसाइज करना था, आपने कर लिया। वो जो भाषण होता है वो एम्बेसी से रिटर्न होता है, वेल स्क्रिप्टेड होता है, उसके 10 बार जांच होती है कि उसमें कुछ ऐसा ना हो कि किसी दूसरे देश को कुछ बुरा लग जाए।
उसको स्नेहा दुबे ने पढ़ दिया, ठीक है, अब वो आईएफएस ऑफिसर हैं, उनका काम था ये करने का, उन्होंने कर दिया। इंडियन मीडिया में लोग पागल हो गए, मुझे समझ में नहीं आया क्या कर दिया ऐसा स्नेहा दुबे ने। जब से चल रहा है ना, मैं पिछले 4-5 सालों से सेम रिप्लाई इंडिया करता है कि एग्जैक्टली। कश्मीर इज आवर इंटरनल मैटर, दिस इज आवर सॉवरेन, दिस इज अगेंस्ट आवर सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। दिस इज नॉनसेंस यार, मुझे समझ में नहीं आया लोग क्यों पागल हो गए। और मैंने लिटरली उस वीडियो को नहीं देखा है कि स्नेहा दुबे ने उसमें क्या कहा है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा हो, बट यहाँ लोग पागल हो जाते हैं इन सब चीजों के लिए, ऐसा होने की जरूरत नहीं थी। तो क्या मतलब हर्षित यहाँ पे एक चीज और है जो कि मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो मीडिया है इंडिया वो ज्यादा दिखावे का काम तो नहीं कर रही है, जिससे हमें हमारी इंटरनल एवं एक्सटर्नल रिलेशंस बिगड़ रहे हैं अन्य देशों के साथ, और इंटरनल चीजें भी ऐसी है जो पॉलिटिक्स भी बिगड़ रही है। ये सब मुझे लगता है जानबूझ के हो रहा है। क्या होता है ना कि एक अच्छा मौका तरीका मिल गया है कि आप कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए तो उसको अच्छी टीआरपी मिलती है, ठीक है। वो स्नेहा दुबे ने जो जो भी किया, उनका वो काम था, ठीक है, उन्होंने अपना काम किया है सिर्फ। और क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ था तो लोग यहाँ पे पागल हो गए, मीडिया मीडिया पीपल वेर गोइंग गागा। तो ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है यार, आप अपना काम कर रहे हो वहां पे यूएन में, और पाकिस्तान का रिप्लाई इंडिया का रिप्लाई हो, सबको पता है कि वो बस कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इससे अलावा कुछ होता ही नहीं। अब मेरी सलाह माने इंडियन मीडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और सारे ये लोग, तो यार पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान को भूल जाओ। यहाँ चाइना इतनी बड़ी मुसीबत बना बैठा है, अभी बैठा हुआ लद्दाख में और हर जगह उत्तराखंड में घुस गया अभी कुछ दिन पहले, तो इनके बारे में एग्जैक्टली, मैं सोचो, ये ये सारी भूलो बातें लेकर पाकिस्तान। के आने वाला था, ये सब आगे लेके आने वाला हूँ मैं इन सब चीजों को, क्योंकि वही है ये ना, देखिए पाकिस्तानी हमारी ऑब्सेशन ना छोड़ वही देना चाहिए। क्योंकि अभी देखने में आया था कि एक हमारा न्यूज चैनल है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, उनके एक बहुत ही चर्चित फेमस एंकर हैं जो कि स्नेहा दुबे का जो चैम्बर है वहां तक चली गई थी वो। तो हाँ, ये सारी चीजें करके क्या टीआरपी के लिए भटकाया सब जा रहा खेल है। हो रहा, वही टीआरपी मेन किया मुद्दे जा से रहा है। भटकाया जा रहा है। ये इसमें दिखाया जाता ना कि देखिए हमने बहुत करारा जवाब दिया। अब करारा जवाब यार क्या दिया, वो खाला जान है पाकिस्तान आपकी, वो खालू का लड़का है, कौन है उसको करारा जवाब दोगे? अरे तुमने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, क्या उसमें अंतर आ गया? पाकिस्तान ने खाली कर दिया पीओके, बाहर चला गया, भाग गया। वही तो ये वही बकवास है। वही अब मीडिया वाले करते हैं उनको टीआरपी, लोग उस वीडियो को देखते हैं। अब एक चैनल का उसमें थंबनेल लगाया हुआ था कि स्नेहा दुबे ने बहुत कस के डांट लगाई, ललन टॉप। वो मतलब कि क्या है, कस के डांट लगाई? अरे मतलब जिन मेरे लोगों को को नहीं लग समझ रहा है ना आया। ऐसा, उन्हें 2-3 साल पहले का जो जनरल असेंबली में जो इससे पहले के जो फर्स्ट जो राइट्स होता है बोलने का, उस पर अगर सुनेंगे सेम यही था। लास्ट वाला जो था सेम वही होता है। अकबरुद्दीन ने सेम यही दिया था स्टेटमेंट, सेम यही होता है और उनकी तरफ से भी सेम वही होता है। लेकिन फिर भी तो मैं लोगों आपको क्या होता अगले है ना, साल का, वो भी यही होने वाला जो है। अगले साल का वो भी बता दे रहा हूँ। इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गाली देगा इंडिया। उसके बाद पाकिस्तान आएगा, वो कहेगा कि कश्मीर कभी भी इंटीग्रल पार्ट नहीं था, तो जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से इंडिया को कश्मीर को हक देना चाहिए। ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चल रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो उसके लिए परेशान होने की कोई मतलब ही नहीं है, कोई अच्छा मतलब नहीं। हर्षित, चलिए इसको हम मूव करते हैं, दूसरी तरफ आते हैं एक और मुद्दे पे। अभी बेल्जियम के एक मतलब सांसद है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है, और ये आज का ही है। सही सही कह रहा है वो। मैंने भी यही कहा था कि अगर आपको दुनिया की सारी समस्याएं सॉल्व करनी है, मतलब खासकर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, मिडिल ईस्ट में है, जितनी रिलीजियस मिलिटेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आपको पाकिस्तान को सॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान सॉल्व कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो उन्होंने सही कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंडियन डिप्लोमेसी भी होती है, एक चीज और भी होती है। एक इंडियन डिप्लोमेसी होती है जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जिन्होंने वेस्ट कंट्रीज, तो वहां पे कुछ लोग हमारे लिए सपोर्ट में बोले, उससे मुद्दा बड़ा होगा। जैसे अभी कश्मीर में, कश्मीर के लिए एक यूके के पार्लियामेंट में एक मोशन लाया गया था, खैर वो फेल हो गया क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी ज्यादा भारी पड़ गई, तो फेल हो गया। तो ये हम लोग करते रहते हैं। तो हो सकता है बेल्जियम के जो जिन्होंने कहा उनका नेचुरल स्टेटमेंट हो, बट उसमें एक पूरी डिप्लोमेसी लगी होती है इस चीज, इन चीजों के लिए। एग्जैक्टली, बेल्जियम के साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो गए थे उनकी यात्रा पे, तो ये तो है। Yes. चलिए अच्छा, एक और हर्षित अगला मुद्दा ये है, प्रश्न ये था हर्षित कि जो यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटरेस,
उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था से 3-4 महीने पहले, उस तख्ता पलट होने की वजह से जो कूप हुआ था, सेना ने किया था, उसकी वजह से भारत में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग एंटर कर चुके हैं और भी आने वाले दिनों में एंटर करने की संभावनाएं अधिक है। तो पहला सवाल तो मेरा इससे ये है कि वो एंटर कैसे कर रहे हैं। दूसरी सवाल कि उनके एंटर करने से देश को क्या नुकसान होगा, देश की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट होगा। एंटर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वो अभी भी काफी पोरस है। बहुत सारी वहां पे नदियां हैं, उनसे आया जा सकता है, जंगल हैं, आया जा सकता है। और हमने बहुत टाइट सिक्योरिटी कभी किया भी नहीं, म्यांमार जो बॉर्डर है उस पर बहुत ज्यादा टाइट नहीं किया। हाँ, ये इंश्योर किया जाता है। अब देखिए, जब NSCN होता है और ये सारे संगठन जब आतंकी हमले करते हैं तो इंडिया में हमले करके वो भाग जाते हैं म्यांमार। मीन्स की रास्ता है भागने का उन बहुत घने जंगल से, जिनकी सिक्योरिटी की नहीं जा सकती। एक्चुअली क्या है, उसमें कोई फेंस लगाई नहीं जा सकती है ऐसे जंगल से। और जब इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक की टीम भी गई थी म्यांमार, तो इन्हीं जंगलों का रास्ता लेके गई थी। तो लोकल लोगों को ये रास्ते पता है, तो उन रास्तों से ये भाग जाते हैं। उन्हीं रास्तों से ये कुछ लोग भाग के आए। सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ये हैं कि जो रोहिंग्याज हैं ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इनका जिस तरीके से सेटलमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा जम्मू में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल में गवर्नमेंट का रुख यहाँ पे मैं रुकूंगा थोड़ा सा। आपने बोला है कि ये जम्मू में हो रहा है सेटलमेंट और दिल्ली में हो रहा है, तो पहली बात तो ये कि म्यांमार में है, तो म्यांमार में जम्मू और दिल्ली तक पहुंच कैसे जा रहे हैं लोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जब ये लोग वहां एंटर कर रहे हैं तो ये वहां से इनको दिल्ली और जम्मू तक कैसे ये पहुंच गए, यूपी पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए। तो इसमें हो क्या रहा है कि मुस्लिम वोटों के लालच में, मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं जिससे उनको वोट दे सकें। आसाम में हो रहा है बहुत ज्यादा, ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है। फिर धीरे धीरे ये पैसे कमाते हैं, पैसे कमा के ऐसी जगहों पे मूव करते हैं जहां पे फिर ये वहां के लोकल बन जाएं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि जम्मू पहुंच जाना और जम्मू में एक कैंप के आसपास होना, ये सब खतरनाक बात है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो रीजनल लोग हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ। वही देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो तकरीबन 2000 से ज्यादा का डिस्टेंस है इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, बहुत ज्यादा। और ये बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के इनका पहुंच पाना संभव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टिकट कटवाने के लिए भी आपको, वही टिकट कटवाने के लिए भी यहाँ पे आपको पहचान पत्र देना होता है रेलवे में। बिल्कुल। और देखिए, एक बार जब ये जो अभी CDS हैं हमारे विपिन रावत जी, जनरल विपिन रावत, ये जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें बहुत बवाल हो गया था। उन्होंने एक पार्टी का जिक्र किया था, उसका नाम शायद JUI है, जिसके चीफ है मौलाना बदरुद्दीन। तो उन्होंने कहा था कि आसाम में इस पार्टी ने बीजेपी से कई गुना ज्यादा ग्रो किया है। जितना बीजेपी ग्रो कर पाई ना, उससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा ग्रो किया है। मींस कि इस समय बीजेपी फेवरेट चल रही थी 2-3 साल पहले, और उससे भी ज्यादा ग्रो कर रही है। और वो क्यों कर रही है, इस पर जांच करने का विषय है। तो उनका इशारा यही था कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है रोहिंग्याज की, बांग्लादेश से हो रही है, म्यांमार से हो रही है, इन सब वोटों को साधा जा रहा है। और ये बात सच है, उस पार्टी ने काफी ग्रोथ किया है। अब तो उसके सांसद भी हैं और वो खुद ही पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, बदरुद्दीन जी। तो ये पॉलिटिकल गेम है, इसमें बहुत बड़ा गेम है। अच्छा हर्षित, यहाँ पर जैसे अपने ये हम माइग्रेशन को देख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी जो असम के CM है विश्व शर्मा, उन्होंने बोला है कि 2050 तक अगर यही स्थिति बनी रही तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो मेजोरिटी हो जाएंगे और जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में चली जाएगी। हाँ, हो सकता है। इसी को डेमोग्राफिक चेंजेस बोलते हैं। देखिए, पाकिस्तान कभी मुस्लिम कंट्री तो नहीं था ना, कश्मीर कभी एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट तो नहीं था, कश्मीर में कभी मुस्लिम नहीं थे, अफगानिस्तान में भी नहीं थे। तो ये होता है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाती हैं कभी कभी। यूपी में कैराना में हो गया था, वहां से हिंदूज प्लान कर रहे थे। तो इस पे चेक रखने की जरूरत है, कि चेक करने की जरूरत है हमें परमानेंट, और कर भी रहे हैं। आसाम में काफी काम चल रहा है इस पे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकल जो बेगुनाह लोग हैं उनको परेशान करिए आप। जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे पहले से रह रही है, उनको, बंगाली मुसलमान जो हैं, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, ये इनको रोके, आप इनको निकालिए, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे सेकुलरिज्म जैसे काम करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक आपकी मेजोरिटी है, सेकुलरिज्म तब तक है।
अदरवाइज कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो वही चीज होगा। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के इसमें लिए कोई डाउट जरूरी नहीं है होना कि चाहिए। हम आमंत्रित करें, लेकिन सबको आमंत्रित ना करें, ये भी हमें देखना होगा। हाँ बिल्कुल, आमंत्रित करिए आप, जैसे हमने किया ना, अफगानिस्तान से लोग आए ना भारत में। एग्जैक्टली। हमने ऐसा बिल्कुल। तो नहीं कहा कि वो मुस्लिम है तो हम उन्हें आने नहीं देंगे, बिल्कुल हम्म। आने दिया, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। हमारे हम्म। दोस्त हैं तो आप रहिए, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ साजिश करोगे तो फिर आप मत आइए। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हर्षित, यहाँ पर एक और हम इन सब चीजों से प्रश्न रहेगा यूनाइटेड नेशन वाली जनरल असेंबली से ही। तुर्की ने वहां पर फिर से इंडिया के खिलाफ बातें कही, कश्मीर का मुद्दा बनाया। और वो जब उन्होंने मुद्दा बनाया तो बेसिकली वहां पर उपलब्ध थे, जो वहां के उनके तुर्की के जो प्रेसिडेंट है, लीडर हैं, रेचप तैयब और एर्दोगन। हाँ, तो ये क्या है चीजों को लेकर, बार बार हमेशा से इंडिया के पिछले, अब जब से वो बने हुए तब से इंडिया के अगेंस्ट में रहे, और हमेशा से फेवर करते रहे हैं वो पाकिस्तान का। और कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता हमें उन सब चीजों को लेकर के, और इंडियन मीडिया भी कुछ अलग ही राग अलापती रहती है, जैसा कि हमेशा की तरह होता है। लेकिन बेसिकली अगर जियो पॉलिटिक्स में देखें तो क्या नजरिया रहेगा इन सब चीजों का? थोड़ा फर्क तो पड़ता है। देखिए, हम्म। टर्की जो है, अभी क्या है कि खैर इस बार जो उन्होंने बोला वो काफी सॉफ्ट था। वो हम्म। वैसा नहीं था जैसा उन्होंने 2019 में बोला था। 2019 में बहुत। बहुत एग्रेसिव होके उन्होंने इंडिया के खिलाफ बोला था कश्मीर को लेकर। इस बार वो थोड़ा सा सिंबॉलिक रह गया, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। मीन्स कि वो हम्म। थोड़ा सॉफ्ट पड़ गए। तो अब बोलता क्यों है टर्की इन सब चीजों के लिए, मैं बताता हूँ। देखिए, टर्की जैसे ओटोमन एम्पायर था, तो हम्म। मुस्लिम दुनिया का लीडर था टर्की, वहां से ही सारी चीजें थी। टर्की चाहता है कि वो बने मुस्लिम लीडर, जो नई मुस्लिम दुनिया है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और पूरा अफ्रीका कंटिनेंट है, ये सारा, तो हम्म। उसका लीडर बनना चाहता है टर्की। और वो लीडर बनने के लिए ना उन्हें इन सब सारे मुद्दों को उसे उठाना पड़ेगा। वो सिर्फ कश्मीर का नहीं उठा रहा है, उसने उइगर मुसलमानों का भी मुद्दा उठाया है, हम्म। बिना चाइना को बहुत ज्यादा नाराज किए, लेकिन उसने मुद्दा उठाया है, क्योंकि वो मुद्दा उठाना जरूरी है उसके लिए। नहीं उठाएगा तो फिर आपको लीडर कोई कहेगा नहीं। तो वो अभी सऊदी को पीछे करके खुद लीडर बनना चाहता है। ये उसमें टर्की का मेन गेम है। और हमें थोड़ा सा चिंता इसलिए करना चाहिए कि भाई, ऐसा नहीं कि इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। हम्म। हम्म। जब उसके लीडर कुछ बोलते हैं तो जो अरब वर्ल्ड है वहां पे फर्क पड़ता है। अभी हम्म। टर्की ने और कतर ने मिलके एक थोड़ा सा बाइकआउट इंडिया टाइप का कैंपेन चलाने की हाँ। कोशिश की, उसमें हम्म। पाकिस्तान भी शामिल है। हम्म। तो ये लोग कर रहे हैं। अभी जब महातीर मोहम्मद थे मलेशिया में, तो महातीर मोहम्मद और इमरान खान और अर्दवान, इन तीनों ने मिलकर एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी बाकायदा, कि हम कैसे हम्म। मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत अभी प्रमोट करेंगे, और उसमें इंडिया के खिलाफ काम करना था उनको, बहुत काम करना भी चाहते थे। हम्म। तो टर्की इसलिए करता है, उसको अपना एक, अपने होता है ना, उसको अपनी पहचान बनाना है, जिसके लिए उसे जहां भी हम्म। मुस्लिम्स में प्रॉब्लम चल रही है उसको वो एड्रेस कर रहा है। अच्छा उसने हर्षित, यहाँ अफगानिस्तान की पे बात जैसे की। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं इसी में, जैसे टर्की ने तो कुछ बातें रखी, कुछ नजरियों से लेकर के, उसी के अपोजिट कल 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर को यूएई में जो बुर्ज खलीफा है वहां पर गांधी जी का पोर्ट्रेट दिखाया जाता है पूरा बिल्डिंग पे। तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है इन सारी मुस्लिम कंट्रीज को लेकर के और इंडिया के रिलेशन को लेकर? उसका फर्क दिखता है। यूएई बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है हमारा। पिछले हम्म। खासकर ये जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, इसमें काफी ज्यादा सुधार भी हो गया है। यूएई में हम्म। आपने देखा ना, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, कई हाँ हाँ हाँ। कई एकड़ में राम बन जी का। रहा है। तो हम्म। हाँ, तो अभी वहां पे ऐसे ही चल रहा है। और इंडिपेंडेंस डे पे वो हमारा ट्राई कलर अपने बुर्ज खलीफा पे उस पे या एलिमिनेट करते हैं। अभी गांधी जी की बिल्कुल। तस्वीर दिखाई। तो ये क्या है हम्म। कि हमारा यूएई के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। तो यूएई की अपनी पकड़ है, जो अरब वर्ल्ड है उसमें यूएई की भी अपनी अच्छी खासी पकड़ है। तो वो सॉफ्ट पावर बिल्ड होता है इंडिया का। और इसी तो वजह क्या से ये जॉर्डन चीजें, हो या छोटी छोटी कंट्रीज हाँ, हो, सपोर्ट करते हैं इंडिया को। अच्छा हर्षित, ये जो चीजें हो रही हैं, एक कंट्री जो है सपोर्ट कर रहा है सॉफ्ट पावर के रूप में, एक कंट्री है जो, मतलब कुछ कंट्री के ऐसे ग्रुप हैं जो कि इंडिया के खिलाफ भी जाकर बोल रहे हैं, तो इनके बीच में जो देखा जाए तो कंफ्लिक्ट तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए फायदा नुकसान देखा जाए तो किस प्रकार से होगा? फायदा नुकसान का, देखिए, ये सब वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट। हम्म। जो भी कंट्री हमारे खिलाफ बोलती है या हमारे सपोर्ट में बोलती है, वो इसलिए नहीं बोलती कि उसे हमसे कोई बहुत बड़ी सिंपैथी है। सॉफ्ट पावर हम्म। एक 20 से 30% वेटेज रखता है, और जो 70% वेटेज रखता है वो रखता है नेशनल इंटरेस्ट। अब अगर
टर्की हमारे खिलाफ है, तो उसका नेशनल इंटरेस्ट कुछ और, उसका नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान, चाइना और मुस्लिम वर्ल्ड, तो इस वजह से वो थोड़ा हमारे खिलाफ चला जाता है। ठीक है, यूएई हमें सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि यूएई को हमसे फायदा है, यूएई हमारे साथ बहुत बड़ा ट्रेड है, उसके साथ में बहुत ज्यादा इंडिया से लोग जाते हैं, बहुत लोग ज्यादा जाते हैं। रेमिटेंसेस इंडिया को मिलती हैं, पैसे आता मिलते है। हैं इंडिया को, जो कमा के वापस भेजते हैं। तो सबके अपने अपने फायदे हैं, तो कोई हमारे सपोर्ट में बोलता है तो भी अपने फायदे के लिए, कोई हमारे खिलाफ है तो भी हमारे, तो कश्मीर से बहुत मतलब नहीं है किसी को, लेकिन उनको अपना फायदा, नेशनल इंटरेस्ट, बस वही हाँ, मैटर नहीं करता है। तो इंटरेस्ट देख। अच्छा अर्षित, अब अब जो अगला मैं हमारा। ये चीज मैं इंडिया के थोड़ा सा इंडिया का भी इसमें नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि जी जी। दूसरों का एग्जांपल देने से अच्छा अपने एग्जांपल दो। अब देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान आया, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है, अब इंडिया को खराब लग रहा है ये चीज, इंडिया इसका अपोज कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट होने की वजह से। यही सेम चीज म्यांमार में भी तो हुई है। आंग सान सू की जो वहां पे स्टेट क्योंकि वो हटाया काउंसिलर गया। थी, ठीक है, उनको वहां की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया, तो वो भी तो गलत हुआ ना। लेकिन फिर भी इंडिया ने म्यांमार के साथ कोई रिश्ते नहीं कुछ ब्रेक किए, वहां पे डिप्लोमेटिक चल रहा है, एम्बेसी है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हम नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट सही है तो हम सही गलत कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, वो इंडिया हो, अमेरिका हो, वो सारे सबका यही है। एग्जैक्टली exactly. अगर हम पीछे जाकर के देखते हैं तालिबान के साथ, मतलब जो म्यांमार में हुआ, सेम वही तुले हुए शब्द, वही स्टेटमेंट भारत ने म्यांमार के लिए भी दिया था, और सेम वही तुले हुए शब्द और एक बकायदा बनी हुई स्टेटमेंट अफगानिस्तान के लिए भी दिया। तो दोनों के लिए सेम रहा, बस वहां पे देश के नाम बदल गए। नाम बदल गए और इंडिया को खतरा है तालिबान से, तो इसलिए हम थोड़ा उनके खिलाफ हैं, हमने अपनी एम्बेसी उठा हाँ। ली और थोड़ा उनके लिए परेशान करने की कोशिश, ये चीज है। म्यांमार में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा है। तो नेशनल इंटरेस्ट अच्छा मैटर है। करता है, कोई भी ह्यूमन राइट्स और ये आम लोग, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। मतलब मेरी अपने जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसमें यही देख रहा हूँ। अच्छा अर्षित, जो अब नेक्स्ट वाला मूव कर रहे हैं हम टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा इंडिया और जो चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे कि फिर से कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट हुआ है कि चाइना का जो पीएलए है, उनकी पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी फिर से लद्दाख के पास आ गई है। वो एक यहाँ पर, और दूसरी जगह उत्तराखंड में भी उन्होंने मतलब बाउंड्री के पास आकर के कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है रोड का। तो क्या ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है बार बार? क्या ये फिर से ठंडी का इंतजार तो नहीं कर रहे? लद्दाख से वो गए ही नहीं थे। वो जो हमारा उनका समझौता हुआ था, वो बस पेंगोंग सो लेक से थोड़ा पीछे हटने का था, और हमने कैलाश रेंज खाली कर दी, तो लद्दाख से कभी कोई गया नहीं था, ना हम पीछे आए ना वो पीछे आए, बस बाउंड्री के आसपास ही रह गए। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे हमने 1-2 किलोमीटर हम लोग, कुछ में हम पीछे आए, कुछ वो पीछे गए, लेकिन हमने ना प्रेजेंस वहां से खत्म की। हमारे भी 1-1.5 लाख लोग मौजूद है वहां पे, फौज मौजूद है, और सेम चाइना ने भी मौजूद रखा, और जब तक चाइना रखेगा तब तक इंडिया को रखना पड़ेगा। अब इंडिया को उसमें ऑफकोर्स नुकसान हो रहा है, खर्चा लगता है वहां पे इतनी बड़ी फौज रखने का। तो चाइना ने वो बिल्डअप इसीलिए बनाया हुआ है कि इंडिया पे प्रेशर बना रहे, इंडिया के ऊपर सर पे प्रेशर बना रहे, इंडिया बिल्कुल हल्के में मत ले। इसीलिए इंडिया क्वाड जैसे ग्रुप को बहुत ज्यादा सीरियसली ले नहीं पाता है, चाइना के खिलाफ बहुत एग्रेसिव नहीं हो पा रहा है, वो प्रेशर बना रहे। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है चारों तरफ, मतलब पूरे लद्दाख में हो रही है, और सिक्किम सेक्टर में, अरुणाचल में हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल में वो अंदर चले आए थे, मतलब हमारे हिसाब से जो एलएसी है उसके अंदर आ गए थे यहाँ उत्तराखंड में, तो अंदर आके उन्होंने एक छोटा सा ब्रिज था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय किया। तो ये करा, फिर खैर वो फिर वापस गए। तो ये थोड़ा एग्रेसिव काम था उनका, तो ये सब वो प्रेशर बनाने के लिए करते हैं। उनको लड़ाई तो अभी नहीं करनी, मुझे नहीं लगता, लेकिन वो प्रेशर बनाते रहते हैं इंडिया पे। तो अब इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, गवर्नमेंट को चाहिए, मीडिया को चाहिए कि रेस्पॉन्सिबली इन सब मुद्दों को डिस्कस करिए कि आप गवर्नमेंट क्या कर रही है चाइना को लेके। चाइना हमारे अंदर आया तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन वो इन सब बातें नहीं करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आ गई, 1-2 जर्नलिस्ट हैं आपके यहाँ पे, फॉर्चुनेटली वो इन सब चीजों की बात करते हैं, अदरवाइज बात ही ना हो पाए। वही ना, फर्स्ट टाइम आप इकोनॉमिक टाइम्स देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स कितने लोग पढ़ते हैं इंडिया में? वही बात है ना। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, जितने भी मतलब इंग्लिश न्यूज चैनल पेपर्स, उन्हें कौन पढ़ता है? इकोनॉमिक्स टाइम को कौन पढ़ता है? इंडियन एक्सप्रेस को कौन पढ़ता है? द हिंदू को कौन पढ़ता है? बिजनेस स्टैंडर्ड को कौन पढ़ता है? इनको लोग पढ़ते हैं, पता भी नहीं चलता इन लोगों को। ये
हमारे देश में लोग आज तक, इंडिया टीवी, ये सब चीज देखते हैं, एनडीटीवी, तो पता ही नहीं चलता और हमको मेन मुद्दे समझ में नहीं आ पाते कि मुद्दे हैं क्या। वो इसीलिए ना क्योंकि हिंदी, एक्चुअली हिंदी स्पीकिंग कंट्री हम लोग, हिंदी हमें पसंद है। हम सब अगर हमें ऑप्शन मिले तो हम हिंदी सुनेंगे, और वीडियो के माध्यम मिले तो और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, होना चाहिए, हिंदी प्रमोट करना चाहिए। लेकिन हिंदी चैनल्स में, इन चैनल्स में बात ही नहीं होती ना, प्रिंट मीडिया छोड़ के कहीं बात ही नहीं हुई, तो ये बुरा है। इस पे बात नहीं होगी तो गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आएगा, गवर्नमेंट कहेगी सब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा। गवर्नमेंट प्रेशर आना चाहिए ना, और प्रेशर तभी आएगा जब मीडिया सवाल पूछेगी और जनता जवाब मांगेगी कि ऐसा कैसे हो गया मोदी जी, आप तो इतने स्ट्रांग आदमी हो, आप कहते हो हम करारा जवाब देंगे, ऐसा वैसा, तो आपने कैसे ऐसा कैसे होने दिया? ये तो है। तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि 12 लेवल की टॉक तो हो चुकी है, 12 बार बैठ के इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से हो चुकी, इंडिया और चाइना की तरफ से हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। बस एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है कि वो अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर नहीं है। वो भी आते जाते रहते हैं और हम भी आते जाते रहते हैं। क्योंकि अगर होता ऐसा तो कभी ये, जैसे अभी हमने इसी हफ्ते में लास्ट वीक जो निकला हमारा, उसमें हमने देखा कि उत्तराखंड में आ गए वो, फिर उससे पहले जो इसने इकोनॉमिक टाइम ने रिपोर्ट किया था उसमें वो लद्दाख में आ चुके थे। तो ये 12 लेवल की टॉक हो चुकी है, फिर भी परिणाम सामने नहीं आ रहा है। परिणाम आएगा भी नहीं ना, एक्चुअली चाइना सॉल्व करना नहीं चाहता ये सब मुद्दे, चाइना सॉल्व नहीं करना। देखिए चाइना का अभी एक चीज और बाहर आई है कि चाइना चाहता है कि जो ये रीजन है लद्दाख का, और जो अरुणाचल में विवाद है, ठीक है, तवांग जो इलाका है वहां पे विवाद है, तो अरुणाचल को, उस रीजन को, वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंडियन कंट्रोल में। चाइना उसे साउथ तिब्बत बोलता है। तो एक चाइनीज जर्नल में ये चीज छपी थी, वहां से बाहर आई थी कि चाइना चाहता है कि आप हमें, ये अरुणाचल का जो इलाका है ये आप मुझे दे दो, ठीक है, और हम लद्दाख खाली कर देते हैं, हम लद्दाख आपको दे देंगे। अब ये वो एक चाहता है, लेकिन ये चीज हो नहीं सकती, क्योंकि अब ये कैसे हो गया, आपने अक्साई चीन तो पहले ही ले रखा है, आप जो दो भी दो, मतलब दे भी दोगे वो तो हमारा ही है, तो ये सॉल्यूशन होने नहीं वाला। बाकी जो बातचीत चल रही है आगे पीछे हटने की, तो उसमें कुछ हल निकल नहीं रहा, क्योंकि चाइना अड़ा हुआ है, चाइना अभी सुपर पावर है, और हमारे पास इतना ताकत है नहीं कि हम उनसे डायरेक्टली लड़ाई झगड़ा करके उन्हें बाहर निकाल सकें, या मीन्स की हर्षित, अभी इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। देखिए एक चीज और है, अब देखिए मतलब ठंडी आने वाली है, अक्टूबर में हम एंटर कर चुके हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आने वाला है, और यहाँ पर जो पूरा एरिया होता है पूरा बर्फ से ढक जाता है। तो डेफिनेटली हमारी जो सेना है वो अब जहां पे है शायद वो वहां पे ना रहे, क्योंकि इससे पहले हम रहे भी नहीं उतनी ऊंचाइयों पर, क्योंकि नीचे तो लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अभी लास्ट ईयर भी केक की रिपोर्ट आई थी, उस केक की रिपोर्ट में ये बोला गया था कि हमारे इंडियन सोल्जर्स के पास इतने वेल इक्विपमेंट्स नहीं है जो कि इतने ठंडी में और इतने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाकर के लड़ सके। और चाइना के साथ, चाइना के पास ये सारी सुविधाएं हैं कुछ हद तक। तो या तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिफेंस में, ताकि हमारे सोल्जर्स वहां पे रह सके। और दूसरी बात ये है कि अगर हम उन्हें रोकते हैं वहां पर, तो क्या वे तैयार हैं उस सारी इन्वायरमेंट को लेकर के वहां पे? इन सारी चीजों के साथ हम कैसे डील करेंगे अब आने वाले गर्मी के मौसम तक, क्योंकि अब ठंड आने वाला है अब जस्ट। हाँ, कैग की रिपोर्ट ठीक है। देखिए कैग की रिपोर्ट को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कैग की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें ये चीजें होती हैं कि बस एक दो महीने का गोला बारूद है हमारे पास और ऐसा। देखिए रिपोर्ट जो बनती है वो एक बहुत दिनों से चली आ रही स्टडी के आधार पे बनती है, और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। करंट में क्या प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वो चीजें उसमें से जितना डॉक्यूमेंटेड होता है उतना उनके पास होता है, उस पर रिपोर्ट बनती है। तो ऐसा नहीं है, जब से चाइना का इश्यू शुरू हुआ है गलवान में, ठीक है, और हर जगह, तब इवन डोकलाम से आप समझिए 2017 से, तब से इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। इंडिया को समझ में आ रहा था कि अब ये चीजें बड़ी होंगी, तो इंडिया ने चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो रहने, वो ऐसे सोलर पावर्ड ऐसी जगह और बहुत सारी चीजें बनाई है जो बहुत गर्म रख सकें वहां पे, एक उतनी ठंड में वहां रहने फेवरेबल इन्वायरमेंट बना सकें, खाना हो, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, सब इंप्रूव किया इंडिया ने। और पिछले साल हमारी फौज थी वहां पे। हाँ, सुविधाएं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हमारी चाइना से हो सकती हैं, लेकिन जो एक्लिमेटाइजेशन है, जिसे हम बोलते हैं कि उस इन्वायरमेंट में रहने का तजुर्बा, वो इंडियन आर्मी के पास बहुत ज्यादा है, चाइना से कई गुना ज्यादा। तो हमारे लिए दिक्कत है वो ठीक है, लेकिन चाइना के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है।
हमें बहुत दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ, पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं जी, हमारा एक बहुत अच्छा खासा बजट वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप 50,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को रखना है आपको दाक में, तो उस पर पैसे तो खर्च होंगे। और यही चाइना हमसे करवा रहा है, हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, हमारे ध्यान भटकाया हुआ एग्जैक्टली। है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है कि तुम दबे रहो, ज्यादा सुपर पावर बनने या हीरो बनने की कोशिश ना करो इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में, क्योंकि भाई चाइना को सुपर पावर बनना है। ये तो चाइना, अच्छा लेकिन इंडिया हर्षित, एडवांटेज में है। उसी चीजों से हम थोड़ा सा अब हमारी ईस्टर्न कोस्ट की मतलब ईस्टर्न एरिया की बात हो गई, कश्मीर वाले क्षेत्र से लेकर के अब हम वेस्टर्न साइड आ जाते हैं जहां पाकिस्तान स्थित है। अभी वहां से एक आतंकवादी पकड़ा है जिसको लेकर के आपने कवर भी किया है, अली बाबर पात्रा। जिस तरीके से ये पठानकोट में जो किया गया था उसी के तरीके से फिर से अंजाम दिए जाने का यहाँ पर कोशिश की गई थी। तो इसको लेकर के क्या है, देखिए वहां पे इंगेज कर रखा, ईस्टर्न साइड में सेना लगा दिया हमने, तो वेस्टर्न साइड से दोनों तरफ से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो एक्ट घटित हुई है यहाँ पर, अली बाबर पात्रा को पकड़ा गया जो कि एक 19 साल का लड़का है, उसे एक मिलिटेंट मतलब आतंकवादी बना करके भेज दिया गया। और अभी तक इसको लेकर के भी कितना हमने इंटरनेशनल लेवल पर मैसेज पहुंचाने में सफल रहे, या हम किस लेवल पे लेके जा सकते थे, इन सारी चीजों को लेके मैं जानना चाहूंगा आपसे। अच्छा, हाल फिलहाल में क्या हुआ कि वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा वो शांत था, हम्म। हम्म। एलओसी वॉज कोल्ड टिल लास्ट मंथ। ठीक है, क्या हुआ, फेब में एक हमारा सीज फायर हो गया उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, कि अभी गोली वोली चलाना बंद करते हैं, ठीक है, सब सही करते हैं अभी इसको। वो सीज फायर शुरू वहीं से शुरू हुआ, और फिर कोई गोली नहीं चल रही थी ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। इस महीने से फिर ये शुरू हो गया, मीन्स कि सितंबर से शुरू हुआ है। पहले पाकिस्तान ने वायलेट की है हमारे हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से हमने वायलेट किया। अब किसकी बात सही है वो तो वही लोग जान सकते हैं जो एकदम वहां एलओसी पे मौजूद है। लेकिन ये बात सही कि पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल में इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इन्होंने उरी सेक्टर में, उसी सेक्टर में काम, उसी नाले को यूज किया है जो इन्होंने 2019 में उरी ब्रिगेड जो हेडक्वार्टर है हमारा, वहां पे हमले के टाइम पे यूज किया था। सेम वही टैक्टिक्स, वही नाला पकड़ना, वहां से लोगों को भेजना, और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो आर्म्स एंड एमुनिशन मिले हैं, मतलब इतनी राइफल्स हैं उसमें, असॉल्ट राइफल्स हैं, गन्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, पाकिस्तानी रुपी है, और चॉकलेट्स हैं, वो जो हाई एनर्जी चॉकलेट्स होती हैं जिनको आप खा लें, आपको दिन भर खाना खाने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें पकड़ी गई है। तो ऐसा लग रहा था कि वो उसी वैसा कुछ रिपीट करना चाहते थे कि कुछ ऐसा काम हो पाए। हाँ, हालांकि वो पकड़े गए तो, और मारे भी गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ग्रुप है जिसने इन्फिल्ट्रेट किया था उस टाइम पे, वो भी उसमें से 4 या 5 लोग में से 2-3 मारे जा चुके हैं, एक जो शायद बचे हैं। और रिपोर्ट सही है गलत है उसमें से किसने कहा, एक आध दो उसमें अफगानिस्तान के भी हैं, अफगानिस्तान के हैं, पता नहीं सही गलत। ये जो ग्रुप मारा गया जिसके साथ ये अली बाबर था, ये थे, ये जो कैरियर्स होते हैं ना, जो इन लोगों को गाइड्स होते हैं, गाइड्स बोलते हैं ऐसी भाषा, जो इन लोगों को पाकिस्तान से इंडिया लाते हैं या इंडिया से पाकिस्तान ले जाते हैं, जिनको सारे रास्ते पता है, एलओसी का हर एक नाला पता है, मीन्स की पाकिस्तानी फौज और इंडियन आर्मी से बेहतर पता है उनको कि कौन सा नाला कहाँ निकलता है और ये कहाँ, वो गाइड्स होते हैं। ये सब गाइड्स थे, इन्होंने बहुत सारा हथियार रखा हुआ था कि इंडिया में पहुंचा देंगे और यहाँ पे देंगे। लेकिन ये आजकल वही है कि इंडियन आर्मी बहुत सतर्क है, और चांस, और उस इंटेल के आधार पे ऑपरेशन किया गया, और ये उसमें फिर मारे गए, क्योंकि इतना सारा हथियार, बहुत ज्यादा हथियार, इतना सारा हथियार मिलिटेंट्स लेके तो घूमेंगे, मतलब टेररिस्ट लेके घूमेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे। मेरा मेरा यहाँ पे एक सवाल है, तो क्या हम इसको लेकर के पाकिस्तान में प्रेशर बनाने में सफल हो पाए या नहीं हो पाए इंटरनेशनल लेवल पे? रंगे हाथों पकड़ा है हमने प्रेशर, वो व्यक्ति। रंगे हाथों पकड़ा है, सुनिए सही सुनिए, बात है। मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा। ये जो अली बाबर जो पकड़ा गया है, ये उसी जगह से है, उसी जिले से, उसी गांव से है जहां से कसाब को पकड़ा, मतलब कसाब आया था। और ये पाकिस्तान का एक बहुत ही गरीब क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारे पास तो एक जिंदा सबूत है। इवन जब कसाब को पकड़ा गया तो कसाब को भी पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि ये पाकिस्तान का है। उनके तो लीडर्स बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का कोई जिला है, वहां से है वो, जो कि आपका और मेरा दोनों का प्रदेश है वो। तो ऐसा है ना कि वही कहते हैं, पाकिस्तान में लगभग हर बड़े लीडर ने माना है, मुशर्रफ से लेके और नवाज शरीफ ने, कि मुंबई अटैक हमने किया था और गलत किया था। हाँ। ठीक है, सबको पता है कि वो वहीं का है।
लेकिन अब कैमरे के सामने यही होता है। कसाब हमारे पास जिंदा था, मुंबई अटैक हुआ था, बहुत बड़ा अटैक था, हाँ। कितने सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारी कंट्री के लोग मारे गए थे, तो हमने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया? वो एक इररेस्पॉन्सिबल कंट्री है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट है या ग्रे ब्लैक लिस्ट लिस्ट हो है, जाए। या उसके साथ कोई मैच नहीं खेल रहा है, उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उस पर क्या दबाव बनाओगे? ऐसी कंट्री में जिसको बस आतंकवाद से मतलब है, उसके ऊपर अगर उसको शर्म आती तो न्यूजीलैंड वहां से भाग गया, इंग्लैंड ने टूर कैंसिल कर दिया, वो सोचता कि यार मुझे ये सब चीजें सही करनी है। और तो उसका जब ब्लेम इंडिया इतने के सारे इंडिया के एक ऐसे व्यक्ति मतलब एक अनपॉपुलर रैपर के ऊपर लगाया जो कि किसको जानता तक नहीं था, उसको एकदम लेवल पे ले आकर के फेमस कर दिया। तो वही बात है ना, जैसे क्या होता है कि हमारी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कर रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ भी हैं और कुछ पाकिस्तान में भी है, तो उन्होंने यही काम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले हम अपनी इमेज सुधारें, भाई हमारे अंदर कमी होगी ना तभी तो वो भाग के चले गए। तो हम लोग के अभी यही है, कुछ भी होगा चलो पाकिस्तान का नाम ले लो, अरे अपना सही करो ना यार, अपना घर सही करो पहले। तो और अब नहीं हर्षित, पाकिस्तान को मेरा फर्क यहाँ नहीं पे एक पड़ता चीज इन सब कहना चीजों था, से। सुनिए, मेरा यहाँ पे कहना था, जैसे हम लोगों ने पकड़ा है, तो अभी पाकिस्तान जो एफएटीएफ की लिस्ट की ग्रे लिस्ट मतलब ग्रे जो लिस्ट होती है उसमें ग्रे लिस्ट में है, तो क्या हम इसको पकड़ने का इसका प्रेशर बना करके उससे ब्लैक लिस्ट में तो नहीं मतलब ला सकते आराम से? 3-3 महीने पे रिव्यू होता है लिस्ट की पूरी। लास्ट टाइम पे जो किया ब्लैक गया था लिस्ट तभी ग्रे में था में, वो। हाँ जी जी, आप कहिए। हाँ, मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्ट में नहीं आएगा पाकिस्तान, और उसके वजह है कि देखिए, जो एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, पेरिस सिचुएटेड, ये इसका जो मेन कंसर्न है वो है मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये जो फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन है, आतंकवादी इधर उधर पकड़ा इन्फिल्ट्रेशन। जाना, इस पे बहुत ज्यादा ये ध्यान नहीं देंगे। देखिए, इंडिया से अफगानिस्तान जिहादी चले जाते हैं ना लड़ने, या सीरिया चले जाते हैं, तो अगर वहां पे सीरिया में एक आतंकवादी पकड़ा गया, मान लो कोई इंडियन है, मुस्लिम है, केरला से गया, तो अब उस आधार पे हम इंडिया को टेररिस्ट कंट्री तो घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि यार वो कर गया उसने, उसका तो पाकिस्तान भी ये कह देगा कि हमें नहीं पता चला ये कैसे हुआ, वो उसका कुछ माइंडसेट था और वो बन गया। तो उस आधार पर नहीं, तो एफएटीएफ इज मोर कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल रिलेटेड कंसर्न, ठीक है, जितना फाइनेंशियल हवाला मैटर इन है सब चीजों को लेकर। उसमें किस, हाँ हवाला, वो उससे ज्यादा कंसर्न है, वो इससे कंसर्न नहीं होंगे बहुत ज्यादा। प्रेशर हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास जिंदा आतंकवादी है, तो आप यूएन में या किसी भी अलग जगह में बना सकते हैं, नहीं वो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। ये तो है, फर्क तो नहीं पड़ेगा। हर्षित, अब इन सब चीजों को लेकर के हमने तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, लेकिन अंत में बहुत सारी चीजें हैं जो वापस से 2-3 महीने में, 2-3 हफ्ते में फिर से नई चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर हमारी यूथ, खासकर जो हमारी उम्र की है, जो अभी यहाँ पे भी देखेगी और ये जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो वहां पे भी देखेगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को कि हम एक अच्छे से इकोसिस्टम बना सके देश के अंदर, खासकर हम 20+ के यूथ हैं? मेरा एक ही मैसेज है, और जो मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, मैं इसकी अपने लिए, मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है, आपके लिए ऊपर भी, सबके ऊपर अप्लाई बिल्कुल। होता है। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें ऐसा करना है कि जो हमारा यूथ है, ठीक है, 15 to 40 एटलीस्ट, और मैं उसको, ये जो मेन जनरेशन है, ठीक है, इसको चाहिए कि we should ensure this, that they should be aware of the matters which are very important for the economy and for the security purpose, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे युवा इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, या डिफेंस से, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, जियो पॉलिटिक्स, इससे जुड़ी चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम एक सुपर पावर नहीं बन सकते। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, और मैं डिफेंस से भी पहले इकोनॉमी के रख रहा हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ठीक है, और ये करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो बहुत माहौल खराब हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा जो चैनल है उसका यही पर्पस है कि लोग उस पर, खैर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी 10 लोग भी अगर वीडियो देखते हैं, उसमें से एक लड़का भी सोचता है कि हाँ ये चीज मुझे पता होनी चाहिए, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एग्जैक्टली हर्षित, हम भी यहाँ पर इसलिए डिस्कस करते हैं हफ्ते में, 2 हफ्ते में समय निकाल करके अपने, और जानकारी लेकर के कि जो बातें मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती, जिसे हम जिन चैनलों के करोड़ों से ज्यादा फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर हैं, वो इन बातों को नहीं उठा पाते हैं,
हम यहाँ पर छोटा भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 3 से 4-5 लोग भी देखते हैं आकर के, और यूट्यूब पर हमारे 100-150 लोग भी देखते हैं, तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको हम निर्वहन कर रहे हैं। तो बिल्कुल कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसे सेशंस लेके आते हैं, और मैं तो यही चाहता हूं। और मेरा कंसर्न रहा, एक और बहुत बड़ा कंसर्न है जो मैं आज कहना चाहता हूं। मैं जो मेरी ऑडियंस है मेरे चैनल्स की, उसमें 99.9% जो है वो लड़के हैं। मीन्स की जो गर्ल्स का रेशियो 0.1 है या शायद उससे भी कम है। तो ये मुझे बहुत परेशान करती है बात कि जो हमारी वेमेन है ना, उनका इंटरेस्ट इन सब चीजों से बहुत दूर है। और अगर हमें सुपर पावर बनना है तो यार इकोनॉमी और इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए, उनको अवेयर करना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है। नहीं तो हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो गवर्नमेंट कभी काम नहीं करेगी। बिल्कुल हर्षित, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अगर इंडिया में 49% पॉपुलेशन विमेन है और 51% मेंस है, तो यहाँ पे जो राइट्स की बात आती है, फेमिनिज्म की बात आती है, तो फेमिनिज्म की बात बस अपने अधिकारों को लेकर के ना हो। यहाँ पे जरूरी ये है कि आप भी हर चीज में इंटरेस्ट लें। अगर उन्हें नहीं पता रहेगा विमेंस को भी, तो वो बस एक वोटर मात्र बन के रह जाएंगे। और बस एक वो वोटर वही कभी भी होगा, देश की एक वोटर कभी वही भी होगा ना देश जैसे की। अभी मीडिया में चल रहा था इस नारी शक्ति का हाँ उदाहरण। नारी शक्ति, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, नारी शक्ति। हाँ, मीन्स हर्षित, कि क्या है आईपीएस ना ऑफिसर कि अपना हमें काम थोड़ा कर रही सा है। एक फेमिनिज्म की भी जब बात आ जाती है, तो 2-4 लोगों का चेहरा कर दिया जाता है सामने। जैसे अभी ये जो नारी नारी शक्ति की बात आ रही है, अब जो नाम है स्नेहा दुबे, ये गूंजता रहेगा अगले साल तक। जब अगला यूनाइटेड नेशन का एक 77th जब सेशन होगा, तब तक ये गूंजता रहेगा, और उन्हीं के नाम के पीछे बाकी लोग हैं जो अपनी नाकामी को छिपाते रहेंगे। अब नाकामी छुपा रहे हैं ना गवर्नमेंट। आपको पता है कि हम्म। इंडिया में जो विमेन का प्रोपोर्शन है हम्म। कॉरपोरेट वर्ल्ड में, वर्किंग फोर्स जो हम्म। है, वो बहुत कम हम्म। हो गया है। मीन्स कि अगर पहले एग्जैक्टली। 100 महिलाएं काम करती थी, वो 70 हो गई घट के। लेकिन हमको हम्म। इस नेहा दुबे को नारी शक्ति और पता नहीं क्या बकवास करनी है, तो ऐसे ही छुपाया जाता है ना चीजों को। और वही एक चीज और सामने आई थी कि एनडीए में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनडीए में विमेंस को भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इस बार आप एग्जाम में दो उनको बैठने के लिए, तो सरकार तैयार नहीं है अभी भी उसको लेकर के। उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे। तो कुछ गलतियां सरकारों की भी है चीजों को लेकर के कि एक्चुअली वो। सरकार सरकार शायद सरकार को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार को तो बस हम्म। वोट से मतलब है। तो हम्म। अगर ये फैसला लड़कियों को लुभाता है तो उन्हें वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम्म। शायद एनडीए को तैयारी करनी पड़ेगी, एनडीए हम्म। में भी तैयार ना हो तुरंत। सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उन्हें हर चीज तो नहीं पता ना, भगवान तो नहीं है वो। तो अगर आप जबरदस्ती नहीं इसी साल से करना है, तो यार एनडीए के जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी सोचना पड़ेगा ना कि हमें सेपरेट बात वॉशरूम्स बनाने हैं, सेपरेट सारी कुछ तो चीजें कर, अलग। बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। आप कैसे कराओगे? तो मे बी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया हो। ठीक है, नहीं, ये सही है। अगर ये देखिए, हम सक्सेसफुल होता है तो ठीक। ये सारे डिसीजन हम एक बार में नहीं ले सकते। डेफिनेटली फौज एक अनुशासित है, उसको समय चाहिए, हर चीज के परिवर्तन के लिए समय चाहिए, ताकि वो बिल्कुल। अपनी जो इमेज है और जो उसका डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रख सके, वो किसी के साथ कंप्रोमाइज ना करे। हाँ, और हमें यूएस आर्मी से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। यूएस आर्मी में सोल्जर्स वुमेन हो मेन हो, वो सेम हम्म। वॉशरूम यूज कर लेते हैं, इंडिया में नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। और भी बहुत सारी चीजें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे एग्जैक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ठीक है, वेलकम करना चाहिए, अच्छी बात हो रहा है तो। ओके। तो हर्षित, इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट समय हम इस अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस बार का जो हमारा नेक्स्ट सत्र रहे, उसमें हम इकोनॉमी के ऊपर बात करने का प्रयास करेंगे भारत में, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है दिख कुछ अलग रही है और बढ़ कुछ अलग रही है। तो ये सारी चीजों को लेकर के आएंगे हम। और दर्शकों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, जो हर्षित ने जो लास्ट में जो मैसेज दिया है, उसे आप अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा आपका, हमारा बोलना और आपका सुनना फर्क करता है, तभी हम यहाँ पर आते हैं। और इसके बाद मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियोस जब यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, हम खत्म कर देंगे, तो हमारा जो ये वीडियो है, ये मेरा जो विजडम ऑफ स्टडी का जो पेज चैनल है यूट्यूब पर, वहां पे भी जाएगा, और हर्षित का जो चैनल है वहां पे भी जाएगा। लाइव में तो कुछ अलग मजा होता है, लेकिन आप जाकर इसको ऑफलाइन भी जाके देख सकेंगे।
थैंक यू हर्षित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और इस चर्चा को आगे थैंक यू, बढ़ाया। धन्यवाद फिर से अंकित। मुलाकात होगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर, विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।